हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का पुली बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज डिफरेंट टाइप के पुली बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मान लो क्या है कि भाई इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पुली के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलो लिखो, सबसे पहले पुली बेस्ड क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि भाई पुली बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ नहीं है तो पिछली वीडियोस जरूर देखो, जिसमें मैंने क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के न्यूमेरिकल करवाए हैं और साथ में क्या करवाए हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के क्या करवाए हैं, न्यूमेरिकल। अब न्यूटन सेकंड लॉ ही इसमें क्या होगा, यूज होगा। तो इसीलिए मान लो पिछली वीडियो का ज्ञान होना आपको जरूरी है, जिसमें आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में अच्छे तरीके से क्या किया गया, समझाया गया। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है, कैसे न्यूमेरिकल में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना होता है, वो सभी कुछ आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो चलो पुली वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये पुली है। ठीक है, मान लो ये पुली है। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है जिसके साथ बंधी है ये, सॉरी एक रस्सी इधर को है, एक रस्सी इधर को है। ठीक है, इसका m इधर को कितना है, मान लो m दिया है आपको 1, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, m2 दिया है। तो आपको दिया है कि भाई m2 जो है वो m1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो बताओ फाइंड, क्वेश्चन पूछता है इसमें से फाइंड क्या होगा, एक्सेलेरेशन। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा, ठीक है, ऑफ बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता है कि भाई इसका मास हमेशा क्या होएगा ना, मान लो अगर एफबीडी बनानी है तो इसकी एफबीडी बनाओ। तो सबसे पहले सर m1 की बनाते हैं। तो m1 पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो नीचे की तरफ हमेशा mg एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, m1g नीचे की तरफ एक्ट करता है। अब मुझे पता है कि सर जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इसमें मान लो रस्सी है, तो रस्सी में टेंशनल फोर्स होती है। तो टेंशनल फोर्स की डायरेक्शन आपको बनानी आ गई होगी। यहां से आप बैठोगे तो ऊपर की तरफ, तो मेरे को पता है सर इसमें टेंशन किधर को होगी, इधर को। तो इसका मतलब इसको टेंशन किधर को लगेगी, इधर को लगेगी। और कोई फोर्स एक्ट करती है, तो आपका आंसर होगा सर और तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करती इस पे। तो इसका मतलब एफबीडी बनाई, नीचे की तरफ m1g हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, t। तो मुझे पता है सर नेट फोर्स, मुझे पता है कि भाई एक्चुअल में कौन सा मास बड़ा है, ये वाला मास बड़ा है, m2 बड़ा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो वाला मास बड़ा होता है, मतलब जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगती हो, तो सिंपल सी बात है कि भाई इस तरफ फोर्स ज्यादा ही होगी क्योंकि इसका मास बड़ा है। तो जो बड़ा होगा इसका मतलब ये किधर को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसकी एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो मान लो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, तो मुझे पता है कि सारे सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम होती है। ये पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। अगर ये नीचे की तरफ ए से जा रहा है, ये ऊपर को ए से क्या करेगा, जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि भाई जिस तरफ मोशन हो रहा हो, किस तरफ मोशन हो रहा है, इस मान लो पुली इस सिस्टम का, इस एफबीडी का, तो आपका आंसर होगा सर ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जिस तरफ मोशन होता है उस तरफ क्या होती है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे लिखते थे, तो सर नेट फोर्स लिखते थे एफ नेट किसके बराबर होता है, कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ फोर्स बड़ी होगी। तो मोशन किस तरफ हो रहा है, मान लो इस तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ कौन सी फोर्स है, टेंशनल फोर्स। तो टेंशनल फोर्स में से छोटी फोर्स जो पीछे की तरफ होगी उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस क्या होगा, टी माइनस m1 क्या होगा, g होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं क्लियर कर चुका पिछली वीडियो में। तो चलो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी का मास कितना है सर, m1 है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a है। तो m1 a हो गया, साथ में t आ गया, माइनस m1 क्या आ गया, g आ गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लो, पहले की एफबीडी। अब दूसरे सिस्टम की एफबीडी बनाओ इसकी। तो अगर इसकी बनाओगे ना, ये मैं नीचे लिख देता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, इसकी एफबीडी बनाए तो मेरे को पता है सर इस पे m2g क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ वेट लगता है, तो इसको ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स लग रही होगी, इसको भी
तो ऊपर की तरफ ही टेंशनल फोर्स लग रही होगी, तो आपका आंसर होगा सर ऊपर की तरफ। यहां पर बैठ के देखेंगे रस्सी की तरफ, उसी तरफ क्या होती है टेंशनल फोर्स, इसका मतलब इस पर भी क्या लग रही है टेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसकी एफबीडी बनाओ, ये M2 हो गया, नीचे की तरफ कौन सा M2G हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया टेंशनल फोर्स हो गया, तो ये आपका M2 मास है। तो सर इधर भी लिखेंगे F net इज इक्वल टू, अब ये बॉडी किधर को जा रही, तो आपका आंसर होगा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगी, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर दो, बड़ी कौन सी ये, छोटी फोर्स कौन सी ये, तो इसका मतलब M2G माइनस क्या होगा T, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसका भी F net लिख लो, F net मतलब फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस बॉडी का मास कितना है M2, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन तो सेम ही है A, तो M2A हो गया, M2G हो गया, साथ में क्या आ गया माइनस क्या आ गया T आ गया, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 रख लो। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो जब देखेंगे कि भाई कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखो कि भाई अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे ना, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। तो चलो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मान लो इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, ऐड इक्वेशन क्या होगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं ऐड, तो ध्यान से देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो इकट्ठा लिख लेते हैं, यहाँ पे M1A हो गया, T माइनस क्या हो गया M1G हो गया, नीचे क्या है M2A हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मान लो M2G हो गया, माइनस क्या हो गया मान लो T हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे को पता सर ये माइनस का T है, ये प्लस का T है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये प्लस हो गए, M1A प्लस क्या हो गया M2A हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो गया M2G माइनस क्या हो गया M1G हो गया। तो देखो ध्यान से इनमें से A कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब M1 प्लस M2A हो गया, तो इधर क्या बना सर M2 माइनस क्या बना M1 क्या बना G बना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो, एक्सेलरेशन किसके बराबर आई M2 माइनस M1, साथ में क्या आया G अपॉन क्या होएगा मान लो M1 प्लस क्या होएगा M2 होएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की क्या निकली वैल्यू निकली। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली। ये कैसे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो चलो मान लो एक्सेलरेशन तो सर निकल गई कि भाई ऐसे, तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे ये वाला। तो अभी रुक जाओ, मैं एक बात समझाने जा रहा हूं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर की थी, इस वीडियो में भी मैं आपको क्या कर रहा हूं क्लियर कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, कॉन्सेप्ट याद रखूंगा कि भाई कैसे ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में बनी। तो भैया कैसे बनी, तो सर पिछली वीडियो में आपने बताया तो था कि भाई जब भी कभी दो मान लो क्या है ना, मान लो अब हम इसको क्या मानेंगे सिस्टम मानेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसका अलग मोशन को ऑब्जर्व किया, इसको अलग ऑब्जर्व किया, तो क्यों ना इसको हम एक सिस्टम मान ले। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सर एक बॉडी मान ले, तो इसका मतलब एक बॉडी के अंदर ही ये दोनों चीजें क्या है प्रेजेंट है। अब ध्यान से फील लो इसका कि भाई कैसे, मान लो इसको मैं सीधा कर लूं है ना, मान लो सीधा मैं इसको प्लेन पर कर लूं, अगर मैं प्लेन पर करूं तो सर ये मास क्या है M1 है ना, ये मास M1 है, ये मास क्या है M2 है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, इधर की तरफ M2G लग रही है। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी, बीच में क्या है रस्सी है, तो देखो रस्सी पर इधर T लग रही है, इधर क्या लग रही है T लग रही है, इस पर M2G लग रही है फोर्स इधर को, इस पर किधर को फोर्स लग रही है पीछे की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ, इधर को कौन सी फोर्स लग रही है M1 क्या लग रही है G लग रही है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको बात यहां से फील हो रही होगी कि सर ये तो वही सिस्टम बन गया जो आपने पीछे बताया था, पीछे भी तो यही किया था कि भाई हमें पता है कि जब भी कभी दो बॉडी सिस्टम हो, स्ट्रिंग वाला केस हो या दो बॉडी आपस में कनेक्टेड हो, उसमें जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वो क्या हो जाती हैं कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो मैंने बताया था कि भाई ये फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो अगर ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं तो हम पीछे फॉर्मूला याद किया था कि भाई क्या होता है F net इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टोटल मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। तो आपको पता होगा सर ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि भाई F net टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो लिखो यहाँ पर अगर मान लो लिखना चाहे, मान लो टोटल F net नेट फोर्स लिखना चाहे, तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता था कि सर अंदर वाली सभी फोर्सेस, स्ट्रिंग वाली या नॉर्मल रिएक्शन वाली कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि जगह अगर आप इसको बॉडी मानोगे ये फोर्सेस क्या हो जाती है कैंसिल आउट। ये पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर किया है, तो ये मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर नेट फोर्स क्या बचेगी, देखो ये वाली फोर्स इस बॉडी पर लग रही है, एक ये लग रही है, एक पीछे की डायरेक्शन में ये लग रही है। तो मुझे पता सर नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई बॉडी किधर को जा रही, एक्चुअल में इधर को जा रही, देखो नीचे की तरफ जा रही, तो इसका मतलब इधर वाली फोर्स बड़ी होगी। अगर इधर वाली बड़ी होगी तो नेट फोर्स का मतलब होता है बड़ी में से छोटे को माइनस कर दो, तो नेट फोर्स यहां पर लिखे तो फिर F net क्या होगा सर, F net फोर्स किसके बराबर होगी है ना, नेट फोर्स की वैल्यू लिखें तो सर इसमें से ये घटेगा तो वो नेट फोर्स आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे लिखते हैं नेट फोर्स, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, मान लो फिर पूरा नहीं आएगा।
ठीक है, यहाँ पर हम नेट फोर्स लिखें तो सर मेरे को पता है कि भाई नेट फोर्स है ना, ये फॉर्मूला लिखें तो नेट फोर्स यहाँ से क्या बन रही है, देखो m2g बन रही है माइनस, है ना, माइनस क्या बन रही है m1g, ये नेट फोर्स हो गई। उसके बाद आपको पूछा जाए कि भाई ये पूरा सिस्टम है, इसमें टोटल मास कितना है, सर m1 है m2 है, तो मेरे को पता है ये पूरी बॉडी के अंदर दो ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये और ये प्रेजेंट है, तो फिर टोटल मास क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा, वही टोटल मास होगा। तो फिर इधर मतलब क्या आएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 आएगा इनटू क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनी सर, इधर देखो m2g हो गया माइनस क्या हो गया m1g अपॉन क्या बना m1 प्लस m2 बना, तो ये आपकी क्या बनी, एक्सेलरेशन बनी। तो ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम है, तो आपका आंसर होगा सर सेम ही तो है ना, m1g है। ध्यान से देखो कि भाई इसमें से कॉमन निकालें तो सर m2 माइनस m1 g कॉमन निकालें तो g बाहर आ गया, नीचे क्या आ गया m1 प्लस क्या आ गया m2 आ गया। तो सर सिंपल सी बात है, ये तो पिछला ही केस हो गया जैसे स्ट्रिंग वाला केस किया था, या जैसे मान लो ब्लॉक को आपस में कनेक्ट वाला केस किया था, ये तो सेम टू सेम वही केस है। हाँ भाई वही केस होता है, इसको ध्यान से क्या करो समझो, ठीक है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए, मान लो अगर आप मान लो क्या है, मान लो क्लास 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको ऐसे करना चाहिए, बट अगर मान लो क्या है कि भाई अगर आप नीट या जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको क्या है सीधा अपने दिमाग में रखना है कि नेट हम एक्सेलरेशन बार बार हम इक्वेशन थोड़ा ना लिखेंगे, कौन इक्वेशन लिखता रहे, हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होगा। ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं इसके, तो ये याद रखना है। तो नेट किसके बराबर होता है, टोटल मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल मास मतलब कितना, जितनी भी बॉडीज होंगी उनका टोटल मास मतलब उनका एडिशन इनटू एक्सेलरेशन, तो पता ही है। नेट फोर्स क्या होगी, इंटरनल फोर्सेज, जो टेंशन वाली फोर्सेज होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है एक दूसरे पर ब्लॉक वाली, वो हमेशा क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। नेट फोर्स वही होती है जो मान लो आप लगाते हो, है ना, आप लगाते हो, जैसे यहाँ पर क्या लगा, मतलब इस मास ने इधर को लगाई फोर्स, इस मास ने इधर को लगाई, ये वाली क्या होती है नेट फोर्स, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, नेट फोर्स होगी, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन में ऐसे करवा दूंगा। तो वैसे ये फॉर्मूला याद नहीं करना, आपने ये कॉन्सेप्ट याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, यहां से आपको क्या होगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब यहां से आपको टेंशनल फोर्स भी पूछ सकता है, तो अगर टेंशनल फोर्स निकालना चाहें तो भी टेंशनल फोर्स भी तो निकाल सकते हैं। तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे को पता है, तो यहां से या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में एक में भर देते हैं टेंशनल फोर्स, तो चलो मैं ऊपर वाली में भर देता हूं, तो फिर इसको सॉल्व करके बताता हूं कि भाई टेंशनल फोर्स। तो याद नहीं रखना टेंशनल फोर्स, मैंने पीछे भी बताया था कि जब टेंशनल फोर्स निकालनी होगी आप इसकी बना लो, मान लो एक ऑब्जेक्ट की बना लो, एफबीडी बना लो, वहां से आपको इजीली टेंशनल फोर्स मिल जाएगी। एक्सेलरेशन मिल गई तो टेंशनल फोर्स तो एक इक्वेशन में भरेंगे, ये वाली वैल्यू तो मिल ही जाएगी, दो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, टेंशनल फोर्स तो सीधा ही मिल जाएगी। मान लो कैसे, एक ही इक्वेशन लिखने से मिल जाएगी ना। आप इसकी एफबीडी बनाओ, चलो मैंने इसकी बनाई है ना, इसकी एफबीडी बनाओ या इसकी बनाओ, आपकी मर्जी है। अगर इसकी बनाई है तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे एज ए सिस्टम मान के, और इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे। तो भरो इसमें, देखो ध्यान से, m1a हो गया, तो टेंशनल फोर्स मतलब टेंशनल निकालनी है, सॉरी a की वैल्यू पुट करनी है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। देखो ये m1 साथ में क्या हो गया, m2 माइनस क्या हो गया, m1j अपॉन क्या आ गया, m1 प्लस क्या आ गया, m2 इनटू क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ना। मान लो ये मैंने किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भरी है, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू भर दी, ये वाली m1 इनटू ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो यहाँ पे t माइनस क्या आ गया, m1g आ गया, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t इधर ही रहा, mg उधर जाके ऐड हो गया, तो सर इधर क्या बना, m2 माइनस m1g बना, तो मास मतलब इधर जाके क्या हो गया, प्लस इधर m1g आ गया, अपॉन में क्या आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। तो टेंशनल फोर्स यहाँ से सॉल्व करो, अगर सॉल्व करो तो ध्यान से देखो दोनों में से m1g कॉमन निकल रहा है, तो सर m1g कॉमन निकल गया, m2 माइनस क्या हो गया, m1 है ना, सॉरी ये उधर गया, तो ये तो एलसीएम होना था ना, एलसीएम होना था सर, ये तो एलसीएम होना था। मान लो ध्यान से करो, मान लो क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होना था, इन दोनों का क्या होना था, एलसीएम। इसे सॉल्व करते हैं आराम से। देखो ये इधर गया, तो इसका मतलब m1 इंटू क्या हो गया, m2 माइनस m1g हो गया, साथ में क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, प्लस m1 इंटू क्या हो गया, j इज इक्वल टू t। ये एलसीएम से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो मुझे पता है कि सर एलसीएम क्या आएगा, ये, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो जल्दी जल्दी करो, m2 माइनस क्या हो गया, m1g हो गया, साथ में क्या आ गया, इधर क्या आ गया,
m1j, साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, m1 प्लस क्या होगा m2 होगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया टेंशनल फोर्स। अब इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, तो देखो ध्यान से m1g कॉमन निकल रहा है, तो अगर m1g कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचा m2 माइनस m1, इधर से बच गया, इधर ये कॉमन निकल गया, ये बचा प्लस m1 प्लस क्या बचा m2 अपॉन कितना बचा m1 प्लस क्या बच गया m2 इज इक्वल टू टेंशनल फोर्स। तो देखो ध्यान से कौन कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, जो बच गया वो लिख लो यहाँ पर, वो आपका टेंशनल फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला। तो टेंशनल फोर्स में बचा क्या सर, मान लो ये बच गया m1g, तो इसका मतलब m1g बच गया, साथ में m2 प्लस m2 2m2 हो गया, 2m2 बच गया, नीचे क्या बच गया m1 प्लस m2 बच गया, तो इसका मतलब टेंशनल फोर्स का फॉर्मूला बना इसको सीधा लिखें 2m1 m2g अपॉन कितना हो गया m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन था, तो जब आपको मान लो वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा आप ऐसे क्या करोगे सॉल्व करोगे। बात आपको समझ आई होगी कि कैसे टेंशनल फोर्स निकालनी है। एक्सेलरेशन हमेशा उसे सिस्टम मान के निकालो, आसान होता है, ऐसे अगर आप निकालते जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा प्रोसेस होगा। तो बात आपको समझ आ गई, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल मास नेट एफ नेट, एफ नेट का मतलब होता है कि भाई टेंशनल फोर्स भी कैंसिल आउट हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। अगर नॉर्मल रिएक्शन वाला केस होगा तो इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन वाला होगा ही नहीं, इसमें हमेशा क्या होगा टेंशन वाला। तो टेंशनल फोर्स क्या होती है, इंटरनल फोर्स, वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो नेट फोर्स हमेशा जो होगी वो कौन सी होगी, जो नीचे की तरफ लग रही है, जो ऊपर की तरफ मतलब दो है ना, ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगी नेट क्या होगी फोर्स होगी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलो अब इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये याद रखना है फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं। पहले मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवा दिया, एक मैं वैल्यू वाला भी ऐसे करवा देता हूं, उसके बाद मैं ऐसे ही डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्या करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे मान लो अगला क्वेश्चन होगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना, मतलब आपको पुली दी है, तो इधर मास दिया है आपको 4 किलोग्राम का मास दिया है, इधर मास दिया है आपको मान लो 6 किलोग्राम का क्या दिया है मास दिया है। तो पूछ रहा है कि भाई फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो टेंशन की वैल्यू भी बता दो। वैसे ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब नीट 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया था, आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व कर सकते हो। तो सर कैसे करें, चलो पहले मैं आपको कैसे करके बताता हूँ। पहले मैं आपको मान लो तरीके से करके बताता हूँ, उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले से करके बताऊंगा। तो सर तरीके से करें तो एफबीडी बनाते हैं, इसकी एफबीडी बनाएंगे तो मेरे को पता है नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसकी फोर्स, इसका मास m1 लिख लो, इसको m2 लिख लो, तो m1g। तो सर मेरे को पता है कि नीचे की तरफ m1g होगा, ऊपर की तरफ है ना, मोशन की तरफ होगा, ये तो समझ आ रहा है, बड़ा मास इधर को है तो नीचे की तरफ होगा, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो उस ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, टेंशनल फोर्स, इधर को ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स, इधर भी ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स कैसे लिखते थे, यहाँ पर बैठकर स्ट्रिंग की तरफ देखो, तो जहां पर मान लो स्ट्रिंग जा रही होगी उसी तरफ क्या होती है टेंशनल क्या होती है फोर्स होती है। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, इसकी इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, मतलब ये बॉडी किधर को जा रही है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो तो सर क्या करते हैं, ऊपर वाली फोर्स बड़ी होती है, ऊपर वाली टेंशनल फोर्स, उसमें से नीचे वाली फोर्स को क्या कर देते हैं माइनस। तो नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, m1 इंटू क्या लिखते हैं ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी का मास कितना है सर 4 किलोग्राम, एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसका मतलब 4 ही हो गया, तो भाई t माइनस क्या हो गया m1 क्या हो गया g हो गया। तो m1 पता है सर, m1 भी तो पता है 6g हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 6g हो गया। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। अब दूसरे मास की इक्वेशन लिखो इसके, तो अगर इसकी लिखोगे तो ये m1 की थी, m2 की एफबीडी बनाओ, तो मेरे को पता है सर इसको नीचे की तरफ क्या लगती है हमेशा ग्रेविटी फोर्स लगती है, m2g नीचे की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ कौन सी लगेगी सर टेंशनल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट किधर को जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर को होगी नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा सर, इसकी लिखें तो मेरे को पता है नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मान लो फोर्स बड़ी होगी, तो इसका मतलब m2g माइनस क्या होगा ऊपर वाली फोर्स टेंशनल फोर्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, एफ नेट का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है सर m2 कितना है 6, एक्सेलरेशन तो सेम ही होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, तो इसका मतलब 6 इंटू ए हो गया। उसके बाद m2 की वैल्यू पता है सर, पता है हमें 6 है, तो इसका मतलब 6g हो गया माइनस क्या हो गया t हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 रख लो, ऐड कर दो 1 और 2 को, इसका मतलब 4a t माइनस क्या हो गया 6a इज इक्वल टू कितना हो गया 6g माइनस क्या हो गया t हो गया। तो जब ऐड करोगे ये इससे कैंसिल हो गया, और मान लो ये सॉरी दोनों मास 6 लिख लिए,
नहीं, ये m1 वाला लेना था सर, 4 लेना था, ये आपने गलती से 6 लिख लिया है, ये मास ये वाला ना m1g होना था, m1g मतलब मान लो 4 इंटू क्या होना था, g होना था। तो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। तो ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे तो 10 नहीं हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये माइनस का क्या कितना है ना, माइनस का 4, ये प्लस का 6, तो कितना बचा, 2g बच गया। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2g अपॉन कितनी आई 10। तो इसका मतलब है सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2g अपॉन 10, तो 2 से ये कटा तो इसका मतलब 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू है g बटे क्या है 5। तो सर g की वैल्यू नहीं भर सकते हैं, बट आंसर में आपको यही क्वेश्चन दिया था, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g पूछी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, मतलब तरीके से क्वेश्चन, देखो तरीके से कितना टाइम लगा है। अब तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। तो जब इसको सिस्टम मानेंगे तो मेरे को पता है कि सर नेट फोर्स लिखनी है। तो नेट फोर्स क्या, मेरे को पता है ये फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं। तो नेट फोर्स का मतलब नीचे वाली फोर्स, ये वाली फोर्स बड़ी होगी, ये वाली फोर्स क्या होगी छोटे, इन दोनों का डिफरेंस जो होती है वो नेट फोर्स होती है। तो सर क्या होगी नेट फोर्स, तो मान लो m2g है ना, m2g माइनस क्या होगा m1g होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास, तो टोटल मास इन दोनों का प्लस, तो सर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 4 हो गया 10 इंटू क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो m2 की वैल्यू पर, तो m2 की वैल्यू कितनी है सर 6, तो यहाँ पे 6g हो गया। m1 की वैल्यू करोगे तो कितनी सर 4g, तो यहाँ पे 4g हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2g, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधा क्या आ गई g बटे कितनी आ गई 5, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी एक्सेलरेशन थी, ये एक्सेलरेशन की क्या थी वैल्यू थी। देखो यहां से करना आसान है, यहां से करना डिफिकल्ट है, इसको बार बार सोल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप याद रखना है, अब हमेशा ऐसे ही करेंगे। नेट फोर्स का मतलब टेंशनल वाली फोर्स नहीं लेनी, वो कैंसिल आउट हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस क्या हो जाती है कैंसिल आउट। तो बचती क्या है सिंपल, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बचेगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स, नेट मतलब बड़ी वाली फोर्स में से छोटी घटा देंगे, तो उसके बाद सर टोटल मास इंटू क्या होगा एक्सेलरेशन। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया टेंशनल, मान लो क्या हो गया, किसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पता लग गई, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या होएगा ना जी की वैल्यू भर दो, 10 बटे कितनी होगी 5, मान लो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन आ गई तो उसके बाद टेंशनल फोर्स लेनी है। तो टेंशनल फोर्स आप कहां से निकाल सकते हो, तो मैंने बताया एक किसी पार्ट की, इस पार्ट की या इस पार्ट की एफपीडी बनाओ, वहां से आप टेंशनल फोर्स निकाल सकते हो। तो चलो मान लो मैंने इस पार्ट की ली, इस पार्ट की एफपीडी ली, तो यहां से टेंशनल फोर्स निकालते हैं 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी है सर 2, इसका मतलब 2 हो गया t माइनस 4 इंटू जी कितना है सर 10 है। तो यहाँ पे टेंशनल फोर्स की वैल्यू निकल गई। देखो ध्यान से, टेंशन इधर रहा, ये उधर कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 40, तो इसका मतलब टेंशनल फोर्स 48 क्या हो गई न्यूटन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी टेंशनल फोर्स की वैल्यू है। तो अब मैंने आपको तरीके से भी समझा दिया, ऐसे भी समझा दिया। अब अगले क्वेश्चन में कैसे करूंगा, ऐसे ही सभी क्वेश्चन क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आप तरीके से करना चाहते हो तो तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं डायरेक्टली इस टाइप से क्या करूंगा क्वेश्चन करूंगा, इसे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो कैसा पुली वाला क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लो इसमें टेंशनल फोर्स, मान लो देखते हैं कि भाई क्या पूछा है। मान लो ये पुली है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो 2 किलोग्राम है, तो ये इधर को है, इधर आपको 2 मास दिए हैं। तो ठीक है, एक 2 किलोग्राम दिए, एक आपको क्या दिया है 1 किलोग्राम दिए, ठीक है। एक 2 किलोग्राम एक 1 किलोग्राम दिया है। तो पूछा क्या है देखो, मान लो फाइंड टेंशनल फोर्स बिटवीन 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम क्या होगा मास होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सी बात है सर, टेंशनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी टेंशनल फोर्स निकालने को पूछे सबसे पहले क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, इसको क्या मान लो सिस्टम मान लो। तो जब इसको सिस्टम मानेंगे तो सर फॉर्मूला एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू क्या होगा एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स क्या, तो नेट फोर्स क्या होती है। अब ध्यान से देखो कि भाई ये मान लो पुली किधर को जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर नीचे को जाएगी, क्योंकि नीचे फोर्स क्या है बड़ी है, इधर फोर्स क्या है छोटी। तो नीचे को कौन कौन सी फोर्स है, एक ये वाला लग रहा है, इसका मास भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मास है ना, इधर को बना लेते हैं, इसका मास भी नीचे की तरफ, इसका मास भी नीचे की तरफ। तो सिंपल सी बात है, इसका वेट नीचे की तरफ कितना होगा 2 इंटू जी होगा, 2 इंटू ग्रेविटी। इसका कितना होगा 1 इंटू क्या होगा जी होगा। तो ये किधर को जाएगा सर, ये भी नीचे को लगता होगा, 2 इंटू क्या होगा जी होगा। तो ये आपकी क्या हो गई, मान लो फोर्सेज हो गई जो लग रही है। तो ये भी नीचे की तरफ, ये दोनों नीचे की तरफ, ये किधर को लग रही है, ये भी नीचे की
तरफ लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगी? तो सर मेरे को पता है कि भाई एक्सेलरेशन किधर को है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ होगी। ये वाली फोर्स में से ये वाली फोर्स घटाएंगे वो कौन सी होगी? नेट फोर्स। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स क्या होगी? छोटी होगी। तो ये कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा सर? 3J माइनस इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, माइनस 2G हो गया। तो साथ में क्या हो गया? टोटल मास। अब टोटल मास कितना है? तो सर टोटल मास है 2 किलोग्राम, 2 2 4 4 1 5 हो गया। तो टोटल मास 5 इंटू क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बनी G बटे कितना बन गया? 5 बन गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू बनी G बटे 5। तो G की वैल्यू भर दो, G कितना है? 10, 10 बटे कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आपको समझ आई होगी। तो मैंने बार बार आपको समझा रहा हूं कि नेट फोर्स का मतलब होता है इधर जिधर भी मोशन हो रहा है, जिस तरफ वो नीचे की तरफ जा रहा है वो उधर हमेशा फोर्स बड़ी होगी। बड़ी वाली फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो, उसे ही हम नेट फोर्स कहते हैं। तो इधर फोर्स बड़ी है, तो इस तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक इसका वेट 2G, 2G मतलब mg है ना, m1G मतलब इसका मास इंटू ग्रेविटी, इसका मास इंटू ग्रेविटी। तो भी टोटल फोर्स को क्या होगी? सेम डायरेक्शन में 3G होगी। तो 3G इधर को लग रही है, इधर को कितनी लग रही है? 2G। इन दोनों का नेट फोर्स कितनी होगी? 3G माइनस 2G इंटू टोटल मास कितना हो गया? इन सभी का प्लस इंटू क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद आपको पूछा गया कि भाई फाइंड द टेंशनल फोर्स बिटवीन 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम मास। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं यहां से यहां पर निकाल के बता रहा हूं ना। जो आपको क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है इन दोनों के बीच टेंशनल फोर्स निकालो। तो सर मेरे को पता है अगर इस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो टेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ, तो मेरे को पता है कि इसका वेट क्या है? 1G है ना, इसका वेट 1G नीचे की तरफ। इसकी एफबीडी बनाओ तो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रही है? T लग रही है, नीचे की तरफ 1G क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। नेट फोर्स किसके बराबर होगी? ऊपर के मतलब किधर को जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी। 1G माइनस क्या होगा? T। तो ये नेट फोर्स होगी। तो नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना? इसका मास कितना? 1 इंटू एक्सेलरेशन कितनी? एक्सेलरेशन तो सभी की सेम ही है ना, एक्सेलरेशन ये सभी सिस्टम की क्या होती है? सेम होती है। 2 हो गया। तो 1G का मतलब सर 10 माइनस क्या हो गया? T हो गया। तो इसका मतलब T उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 माइनस क्या हो गया? 2। तो T इज इक्वल टू क्या बना? 8 न्यूटन आपका क्या बना? T बना। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आंसर है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको पूछा था फाइंड द टेंशन बिटवीन, मान लो इन दोनों मास के बीच कितनी टेंशन होगी। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। अब मान लो आपको टेंशन यहाँ पे पूछा है, आपको टेंशन यहाँ पर भी पूछ सकता था। अगर यहाँ पर पूछता तो फिर किसकी एफबीडी बनानी थी? इसकी एफबीडी बनानी थी। इसकी एफबीडी से आप उसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। तो आप यहाँ पे भी टेंशन निकाल के देखना, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन होगी सेम टू सेम टेंशन क्या होगी? इधर भी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप मान लो एक आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पर टेंशनल फोर्स निकाल के देखो कि भाई कितनी टेंशनल फोर्स की वैल्यू बन रही है, और कमेंट में करके बताना कि भाई यहाँ पर कितनी टेंशनल फोर्स बन रही है। तो उसको निकालने के लिए इसकी एफबीडी बनानी है। तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही? एक तो T1 एक्ट कर रही, तो नीचे की तरफ हमें पता है कि सर ये टेंशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही, 2 फोर्सेज एक्ट कर रही। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन लिखने के बाद इसे सॉल्व करके बताना कि भाई क्या आपका क्या आया? आंसर आया। ठीक है, तो हमें तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्या होगा? सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई क्या मतलब होता है, कैसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन मान लो इस इक्वेशन को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब अगली टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मान लो एक ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मान लो मास रखा है A। तो यहाँ पे उन्होंने मान लो एक पुली लगाई है, पुली मासलेस है। ठीक है, तो मान लो इधर यहाँ से पुली इधर मास दिया है M2। ठीक है, इसको M2 का है, इसको M1 का है। तो मान लो कि भाई ये इसके ऊपर है, तो ये मास एक्सेलरेशन किधर को दी है? नीचे की तरफ दी है। तो वो बोल रहा है कि भाई फाइंड एक्सेलरेशन, है ना। फाइंड क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सर, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि भाई कैसे। मान लो नेट फोर्स वाला तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। अब मैं पहले आपको सीधा निकाल के बताता हूं, क्योंकि ये अलग टाइप का केस हो गया। मैं सीधा निकाल के बताता हूं, फिर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि भाई नेट फोर्स कैसे लिखेंगे। तो सर सीधा कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स, नीचे की तरफ इस पर वेट लग रहा है M2J। तो इसकी एफबीडी के पर कौन कौन सी फोर्स लगी? टेंशनल फोर्स और M2J। तो इसका लिखेंगे तो सर नेट फोर्स है ना, F नेट किसके बराबर? मान लो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो सर M2G होगा माइनस क्या होगा? T। तो सर F नेट कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना? M2A, साथ में क्या आ गया? M2J माइनस क्या आ गया? T आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? आपकी 1 बन गई। मान लो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब आपने इसकी एफबीडी लिखी, अब इसकी एफबीडी बनाओ। तो इसकी एफबीडी बनाएंगे, इस पर टेंशनल फोर्स किधर को लग रही? इधर को लग रही। तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रही, तो आपका आंसर होगा सर
पीछे की तरफ जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि मैंने माना है कि भाई सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो मैंने पहले भी बताया था हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे फ्रिक्शन में ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चेंज। अभी हम सभी केसेस में क्या मान रहे हैं, मान लो ये सरफेस जो है उसे क्या मान रहे हैं, स्मूथ मान रहे हैं। तो अगर स्मूथ होगा तो इसके पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं। अब मान लो इसकी एफबीडी बनाओ, इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है सर, M1 पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, इधर की तरफ टेंशनल फोर्स, इधर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, जीरो। तो सर इसकी नेट फोर्स लिखते हैं, तो नेट फोर्स क्या होगी, है ना, एफ नेट किसके बराबर, सर एफ नेट होगा, मान लो ये किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, ए से, तो सर एफ नेट क्या होगी, आगे की तरफ फोर्स माइनस पीछे की तरफ फोर्स, तो पीछे तो जीरो है, तो ये हो गया। तो एफ नेट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है सर, M1, ए हो गया, साथ में क्या आ गया, टी आ गया। तो मेरे को पता है कि भाई टेंशनल फोर्स की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे भरो पहली इक्वेशन में, तो आप भरोगे तो क्या होगा, M2A होगा, M2G हो गया। तो टेंशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है सर, M1A हो गया ना। टेंशनल फोर्स देखो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रिंग जो है वो मास लेस क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब मास लेस स्ट्रिंग होगी तो उस पर हर जगह पर टेंशन क्या होती है, सेम होती है। एक स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये बातें सभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से कि भाई क्या बना ना, यही बना M1A। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, देखो M2A हो गया प्लस क्या हो गया, M1A हो गया, तो M2G हो गया। उसके बाद सर एक्सेलरेशन कॉमन निकाली, तो M2G हो गया। तो जी मेरे को पता है, मतलब पहले इसको लिख लो, मान लो एक्सेलरेशन कॉमन निकालो तो क्या बना, M2 प्लस M1 बन गया, इधर क्या बन गया, M2G बन गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी सर, M2G अपॉन कितना हो गया, M1 प्लस M2 हो गया। ये आपकी क्या निकली, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली। तो ये तो तरीके से निकली। तो सर आप बार बार बोल रहे हो तरीके से नहीं निकालनी, अब ध्यान से लिखो कि भाई सीधा फॉर्मूला है ना, F net इज इक्वल टू क्या होता है, F net इज इक्वल टू टोटल मास इंटू क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो अब बताओ कि भाई सीधा जब आप इसको सिस्टम मानोगे, पूरे को क्या मान लो, सिस्टम मान लो, तो जब आप पूरे को सिस्टम मानोगे तो बताओ नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही। तो सर नेट फोर्स क्या होती थी कि भाई इस मास पर जो नीचे की तरफ, इस मास को जो पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ इस मास पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो आपका आंसर होगा सर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रही, आगे की तरफ ये लग रही है। तो भी नेट फोर्स क्या होगी, आगे की तरफ फोर्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये फोर्स बड़ी होगी, पीछे वाली फोर्स छोटी होगी। M2G माइनस क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू टोटल मास। तो टोटल मास कितना है, M2, यहाँ पर कितना है, M1। तो ये दोनों का मास ही तो टोटल मास होता है। M1 प्लस क्या हो गया, M2 हो गया, साथ में क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, मान लो ये जीरो का कोई मतलब है तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, M2G अपॉन M1 प्लस क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने तरीके से भी आपको करा के बताया और डायरेक्टली मान लो फॉर्मूले से भी डायरेक्टली पता लगाया कि कैसे ये फॉर्मूले को क्या करना होता है, अप्लाई। तो ये आपका क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। तो अगले क्वेश्चन मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा, यहाँ से नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। तो भी कॉम्पिटिशन में आपको टाइम बचाना भी क्या है, जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, वो सीधा इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया जो मान लो आपको किसको में दिया था, जनरल वे में दिया था। ठीक है, तो चलो इसको वैल्यू की टर्म में करते हैं और वैल्यू की टर्म में सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलो मान लो ये एक टेबल दिया आपको, मान लो ये, ठीक है, तो ये आपको टेबल दिया है, इस टेबल पर मान लो एक मास पड़ा है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का मास पड़ा है। मान लो इसे यहाँ पर एक मान लो क्या पुली है, तो पुली के ऊपर से नीचे की तरफ आपको मास दिया कितना, मान लो 5 किलोग्राम का नीचे की तरफ मास दिया। ठीक है, तो नीचे की तरफ मास दिया है, तो सिंपल सी बात है कि भाई इस पर सर मान लो ये हो गया, मान लो यहाँ पर फाइंड क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो चलो टेंशनल फोर्स भी निकाल के बता दो कि भाई टेंशनल फोर्स स्ट्रिंग में कितनी होगी, ये भी निकाल के बताओ। ठीक है, तो निकाल सकते हैं सर, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और मेरे को पता है कि भाई कौन कौन सी, मान लो इस पर कौन कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही, मुझे पता है कि भाई ये वाला वेट किधर को जाएगा, इधर को। तो मान लो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो सिंपल सी बात है ये किधर को जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की तरफ कोई फोर्स एक्ट कर रही। तो आपका आंसर होगा पीछे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा। तो सिंपल सी बात है, लिख लो, मेरे को पता है कि सर F net इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन होएगा। F net का मतलब जिधर की तरफ पुली जा रही तो किधर को जा रही, नीचे की तरफ, तो उधर मतलब क्या होगा, बड़ा मास, बड़ी फोर्स होगी, उसमें से छोटी फोर्स को क्या कर देना, माइनस। तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी सर, नीचे M2 है ना, यहाँ पे सीधा लिख
लो, मास इंटू क्या होता है ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी 5g, तो नीचे की तरफ 5g फोर्स होगी, पीछे की तरफ कितनी है सर, 0 फोर्स है, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स होगी, टोटल मास कितना है इन दोनों का प्लस 5 और 10 कितना हो गया 15 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन, तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 5g अपॉन कितना आ गया 15, तो इसमें इसके कटेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g बटे कितनी आ गई 3 आ गई, तो g बटे 3 मतलब g की वैल्यू रख दो, g कितना सर 10 बटे 3, तो इसका मतलब 3 ही बना ना, 3 हाँ 3 बना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो अब आपको टेंशनल फोर्स पूछा है, तो टेंशन आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर टेंशनल फोर्स क्या होगी सेम होगी, तो चलो यहां से निकाल लेते हैं। इसकी एफबीडी बनाओ सर, ऊपर की तरफ कौन सी टेंशनल फोर्स, नीचे की तरफ mg, तो नेट फोर्स लिखेंगे F नेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो किधर को जा रहा है नीचे को, तो नीचे को फोर्स बड़ी होगी, तो नीचे 5g हो गया, ऊपर की तरफ -3 हो गया, तो F नेट इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स, तो F नेट का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है सर 5 है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन आपकी क्या है, मान लो ये बदल लेते हैं ना, मान लो पॉइंट वाली वैल्यू ना भरते, ये भरते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है सर g बटे 3 है, एक्सेलरेशन की यही है g बटे 3, तो यहाँ पे क्या होएगा 5g माइनस t, तो t इधर चला गया ना, t इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा 5g माइनस कितना हो गया 5g अपॉन 3 हो गया, तो t की वैल्यू कितनी बनी सर, मान लो 3 5 15, 15 में से 5 गया 10, तो 10g बटे कितनी बनी 3, तो 10g बटे 3 मतलब इसको 10 कर दो 100 बटे 3 हो गई, तो 100 बटे 3 का मतलब होता है 33.33, यही होता ना 33.33 होता है सर, ये आपका क्या बना फोर्स की वैल्यू बनी, ठीक है, तो ये आपकी टेंशनल फोर्स की वैल्यू बन गई। अगले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, अगली टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी, टेबल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को, मान लो 2 टेबल वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ये तो सिंगल वाला था ना, मान लो आपको इधर को फोर्स लग रही है, इधर को कोई फोर्स नहीं लग रही, इसमें एक वैरायटी और क्वेश्चन की आती है जिसमें दोनों डायरेक्शन में क्या लगती है फोर्स लगती है, तो अब दोनों डायरेक्शन वाला कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपको टेबल दिया ना, मान लो ये टेबल दी है, तो मान लो यहाँ पर एक मास दिया आपको, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं टेबल, ठीक है, मान लो एक टेबल दिया, ये यहाँ पर एक बड़ा मास पड़ा है, मान लो 3 किलोग्राम का क्या पड़ा है मास, इधर स्ट्रिंग लगी है, तो इधर स्ट्रिंग पर मान लो ये इधर को जा रहा है, इधर आपको दिया मास 1 किलोग्राम का मास दिया, तो मान लो एक यहाँ से गया, मान लो यहाँ पर भी आपकी पुली लगी है और पुली से ये मास नीचे की तरफ जा रहा है, तो इधर आपको मास दिया है 2 किलोग्राम का, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं फाइंड टेंशनल है ना, फाइंड टेंशनल फोर्स बिटवीन द क्या होगा टेंशनल फोर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल के बताओ जल्दी जल्दी क्या होगी, तो सर कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो आपको पता है सर, मेरे को पता है कि ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया, तो सबसे पहले टेंशनल फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना जरूरी है, टोटल मास इंटू क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, तो सिंपल सी बात है सर, F नेट का मतलब नेट फोर्स, तो बताओ नेट फोर्स किधर को होगी, तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की क्या होगी सेम, तो पहले तो ये पता होना चाहिए सिस्टम जाएगा किधर, सर इधर बड़ा मास है, इधर छोटा मास है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई सिस्टम इधर को जाएगा, तो इधर वाली फोर्स क्या होगी नीचे वाली है ना, m इंटू जी, तो m कितना है 2 इंटू जी हो गया, तो इस वाली फोर्स नीचे की तरफ कितनी होगी 1 इंटू जी हो गया, तो एक्सेलरेशन किधर को होगी सर, इधर को होगी, इधर को एक्सेलरेशन होगी, इधर को एक्सेलरेशन होगी, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा, तो नेट फोर्स लिखनी है, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, 2g माइनस क्या हो गया 1g हो गया, टोटल मास, तो इन दोनों का प्लस इन दोनों का प्लस है ना, तो टोटल मास कितना है सर, इन दोनों का प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये भी तो है, मान लो टोटल मास क्या होता है पूरे सिस्टम का टोटल मास, तो पूरे सिस्टम का टोटल मास 1 3 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, टोटल मास कितना है 6 इंटू क्या हो गया एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कितना बचा g बटे कितना हो गया 6, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की क्या आ गई वैल्यू आ गई, तो पूरे सिस्टम का टोटल मास आपको पता चल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता चल गई, अब एक्सेलरेशन पता चल गई तो टेंशनल फोर्स तो निकाल ही सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर कितने टाइप की टेंशनल फोर्स है सर, 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, तो इसका मतलब 2 एफपीडी बनानी पड़ेंगे इसके लिए अलग, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है ये तो सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी यहाँ पे भी वही टेंशन होगी, तो इसका मतलब इसकी टेंशन तो सेम है, यहाँ पर निकालेंगे। अब इसको मान लो इसको T1 लिख लेते हैं, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो टेंशनल फोर्स होगी और यहाँ पर जो टेंशनल फोर्स होगी वो सेम होगी, इसका मतलब 2 टेंशनल फोर्स पूछ रहा है, सॉरी T2 माना है, तो इधर भी T2 होगा, तो ये 2 टेंशनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं सर। इसकी एफबीडी बनाते हैं, तो इसकी एफबीडी बनाओगे ऊपर की तरफ क्या T1, नीचे की तरफ क्या 1g, तो मेरे को पता है सर नेट फोर्स किसके बराबर होगी, ये किधर को जा रहा ऊपर
की तरफ जा रहा तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, T1 माइनस क्या होगा, मान लो G होगा, तो सर F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितनी है G/6 हो गया, तो T1 माइनस G हो गया, तो T1 इधर ही रहा, ये उधर जाके प्लस हो गया, G/6 प्लस कितना हो गया G, तो 6G हो गया, 6G और 1G 7G, इसका मतलब 7G बटे कितना हो गया 6, ये आपकी पहली टेंशनल क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब दूसरी टेंशनल फोर्स निकालते हैं। दूसरी निकालने के लिए इसकी एपीडी बना लो, इसकी बना लो, इसकी बना लो, दोनों से मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसकी बना रहा हूं, तो इसका मतलब यहां से सॉल्व करोगे T2, यहां को करोगे तो कितनी फोर्स 2G, तो सर मेरे को पता है ये किधर को जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, तो इसकी F नेट लिखते हैं। तो F नेट किसके बराबर सर, नीचे वाली फोर्स माइनस क्या होगा, ऊपर वाली फोर्स, ऊपर वाली T2 है, तो सिंपल सी बात है सर F नेट का मतलब मास। अब इस बॉडी का मास कितना है सर 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी आई थी इसकी, तो एक्सेलरेशन तो सेम है सर, G बटे कितनी होगी 6, तो इधर कितना आ गया 2G माइनस कितना आ गया T2, तो T2 की वैल्यू ये इधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आगे माइनस, 2G माइनस कितना हो गया 2G बटे 6 हो गया, तो सर 2T 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, 10G बटे कितना आ गया 6, तो 5, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 5G बटे कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी टेंशनल फोर्स की वैल्यू थी। दूसरी स्ट्रिंग में मतलब एक स्ट्रिंग में ये टेंशनल फोर्स आई और दूसरी स्ट्रिंग में ये वाली टेंशनल फोर्स आई, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाली टेंशनल फोर्स सेम है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई ऐसे मतलब ब्लॉक वाले सिस्टम कैसे किए जाते हैं। तो चलो उसके बाद अगली टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें इंक्लाइंड प्लेन वाला, मतलब जिसमें इंक्लाइंड प्लेन में पुली दे देता है, उसको सॉल्व करने को बोलता है। तो चलो उस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको बातें और क्लियर होंगी। उसमें भी मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से करूंगा। अब मैं क्या है कि भाई मान लो आपको करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे। तो चलो कैसे करेंगे वो देखते हैं कि भाई कैसे, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कई बार, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आता है, ये आपका थीटा है, मान लो इधर को, मान लो ये स्ट्रिंग लगी है, एक मास इधर को है, ठीक है, मान लो m है, एक मास इधर को है, ये कितना है 2m है, 2m है। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपको पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन तो निकालनी है। अब ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है ये m है, ये क्या है 2m है, तो सिंपल सी बात है सर इधर को क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन तो इधर को होगी, इसका मतलब इधर को, तो इधर को पहले इसकी फोर्स निकालो, इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी 2m इंटू क्या होगा g होगा ना, 2m तो इसका मास है, 2m इंटू g इसका क्या होगा फोर्स होगी, है ना, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, m इंटू g होता है ना, तो मास कितना है 2m इंटू क्या होगा g, ग्रेविटेशनल क्या होगी फोर्स होगी नीचे की तरफ। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ऊपर क्या होगी सर टेंशनल फोर्स होगी। अब उसके बाद इसमें टेंशन और इसमें टेंशन तो सेम है, तो सिंपल सी बात है इसकी टेंशनल फोर्स क्या होगी इधर को। अब ध्यान से देखो कि भाई इसका मास, इसको नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही, तो आपका आंसर होगा सर mg लग रही। mg तो हमेशा क्या लगती है सर, डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्चुअल में यहाँ पर जब भी कभी इंक्लाइंड प्लेन वाला केस हो तो इसकी एफबीडी बना के देखो कि भाई क्या बन रही है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेज क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो अगर आप बनाए तो यहाँ पे मास क्या है m है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको क्या मान लिया करो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए इसको क्या मान लो, पॉइंट मास मान लो। तो जब पॉइंट मास मानेंगे, m को हमने क्या मान लिया पॉइंट मास, तो मेरे को पता है कि इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा सर, नीचे की तरफ, मास इंटू क्या हो गया ग्रेविटी, mg है ना, मास इंटू ग्रेविटी नीचे की तरफ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन किधर है पहले तो ये बताओ सर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट से मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है। तो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, टोटल सम कितना होता है सर 180 डिग्री। तो मेरे को पता है कि 180 किसके बराबर, 90 प्लस थीटा प्लस ये वाला एंगल, ये अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, तो ये उधर जाके माइनस होएगा, 180 में से 90 गया, कितना रह गया 90, तो 90 में से थीटा गया, तो 90 माइनस थीटा अल्फा की वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है ये 90 माइनस अल्फा, तो मेरे को पता है कि mg इधर है, हमें तो पता है कि भाई फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ब्लॉक इधर को जा रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब ऊपर वाली जो फोर्स होगी इधर वाली वो किसको बैलेंस करती
करती होगी, पीछे वाली फोर्स को बैलेंस करती होगी। अब पीछे इसके कोई फोर्स है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो आपका आंसर होगा सर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। तो अगर नहीं है तो एक्चुअल में हमेशा, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मान लो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो हमेशा नीचे अपने ऑपोजिट वाली फोर्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। तो सर इसके ऑपोजिट तो कोई भी फोर्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कोई भी फोर्स नहीं है। तो ध्यान से देखो कि भाई ऑपोजिट फोर्स बन रही है, mg इधर को एक्ट कर रहा है, तो इधर को क्या बन रही है, एक फोर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब ये वाली कौन सी फोर्स है, तो सिंपल सी बात है सर ये mg है। अब ध्यान से देखो, मेरे को पता है कि भाई ये वाला एंगल कितना है सर, ये और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि मेरे को पता है नॉर्मल रिएक्शन कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ, 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कंपोनेंट है, ये भी 90 होगा। अगर ये पूरा है ना, मान लो ऐसा, मान लो ऐसे बना लो, ऐसे ये पूरा मान लो ये एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, और पूरा एंगल कितना है सर, पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा। तो सर मेरे को पता है अगर मेरे पास 700 में से मैंने 400 खर्च लिया तो कितने बचे, 300, तो 700 टोटल है, टोटल कितना 90 में से इतना खर्च लिया तो ये कितना बचा सर, टोटल में से ये क्या कर देंगे, माइनस। तो ये माइनस करेंगे तो मेरे को पता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब 90 माइनस अल्फा, ये इससे सॉरी मतलब अंदर जाएगा ना, 90 माइनस अल्फा, मतलब थीटा था, है ना, थीटा था ना, ये थीटा था, 90 माइनस थीटा था, तो सर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, थीटा, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बचा, थीटा बचा। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो अब याद रखना है कि जब भी कभी इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन हो, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है और जो mg होता है, और नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा उसके और mg के बीच एंगल हमेशा क्या होगा, वही होगा। एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हो, जब भी कभी इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन हो, जब भी नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट जो कंपोनेंट होगा उसका और जो mg होगा उसका एंगल सेम टू सेम वही होता है जो इंक्लाइंड प्लेन का क्या होता है, एंगल होता है। ये याद रखना है, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है। अब ध्यान से देखो कि भाई अब इसको सॉल्व खत्म कर दो, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, अब ये खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व कर दो। मेरे को पता है सर mg, तो जिधर मान लो थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इधर को क्या होगा, मतलब इस तरफ, है ना, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ब्लॉक को इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट लग रहा, mg sin थीटा लग रहा, तो नीचे की तरफ है ना, इधर mg लग रहा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट लग रहा, mg cos थीटा लग रहा, तो किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा, बैलेंस कर रहा। तो ये आपकी क्या है, डायग्राम है। तो ध्यान से देखना है कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन होगा, नीचे की तरफ हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, ये याद रखना है, mg sin थीटा क्या होता है, कंपोनेंट। मैं आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, अब मैं रिजॉल्व करके नहीं बताऊंगा, रिजॉल्व मैंने करके बता दिया। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है इंक्लाइंड प्लेन वाला, नीचे की तरफ हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा ही कंपोनेंट होता है, ये याद रखना है। mg sin थीटा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो मेरे को पता चल गया सर FBD बनाए किसकी, है ना, इसको नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है। अब ध्यान से देखो, इसको इधर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 2mg, इसको इधर की तरफ, है ना, हमने तो फोर्स लेनी है ऑपोजिट, तो ये इधर को जा रहा है नीचे की तरफ, ये इधर को नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स लेनी है। तो नेट फोर्स का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो सर किधर को जा रहा, मोशन तो इधर को हो रहा, ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स छोटी होगी, तो सिंपल सी बात है सर, F net इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो F net, नेट का मतलब मास को मतलब फोर्स को माइनस करना है। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही, ये लग रही, इधर को नीचे की तरफ कौन सी लग रही, ये, तो इसका मतलब 2mg माइनस क्या होगा, mg sin क्या होगा, थीटा। तो sin थीटा हो गया, तो इज इक्वल टू कितना बचा, टोटल मास कितना है सर, इसका मास m है, इसका मास कितना है, 2m है ना, इसको पूरा सिस्टम माना है, अगर सिस्टम माना है तो इसका मास m, इसका 2m, तो 3m हो गया टोटल मास, इंटू क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो इसे सॉल्व कर लो, देखो mg दोनों से कॉमन निकल है, mg बाहर निकाल दो, 2 माइनस sin थीटा हो गया, इधर क्या बचा है ना, इधर एक्सेलरेशन रह गई, तो ये 3m नीचे आ गया, m से m कटा, तो इसका मतलब जी 2 sin थीटा अपॉन कितना आ गया, 3। तो ये आपका क्या बना, मान लो क्या है, एक्सेलरेशन की क्या बनी, वैल्यू बनी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की क्या बन गई, वैल्यू बन गई, ये आपकी नेट फोर्स की क्या बन गई, वैल्यू बन गई, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू थी। ऐसे आप एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बात सर मेरे को समझ आ गई कि भाई कैसे, ये बात यहाँ से सीख लो, अब बार बार नहीं मैं समझाऊंगा कि जब भी कभी मान लो
इंक्लाइंड प्लेन पे होगा, इधर हमेशा कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो उसके ऑपोजिट मतलब नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कौन होता है, मास का या मान लो mg का cos थीटा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पीछे भी बताया था कि एक्चुअल में ये कंपोनेंट को बैलेंस कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक बैलेंसिंग क्या होती है, फोर्स होती है, वो हमेशा क्या करता है, मान लो बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, वो नेट फोर्स नहीं लगाता। तो सिंपल सी बात है सर, ये इसको बैलेंस कर देगा, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये इधर को जाने की कोशिश करेगा, ये इधर को, तो ये मास बड़ा है तो नीचे की तरफ सिस्टम जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो नेट फोर्स क्या होगी, इस तरफ की फोर्स माइनस इस तरफ की फोर्स, तो इस तरफ की फोर्स ये थी mg, तो इस तरफ की फोर्स कितनी थी, mg sin थीटा थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। अब इसको मान लो क्या है, दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो ये देखते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन वाला आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं डबल इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, जिसमें डबल इंक्लाइन प्लेन होगा। ठीक है, तो मान लो इधर को मास कितना है, मान लो ये दी है, ये मास इधर को है, तो ये मास इधर को है। ठीक है, मान लो ये दो मास दिए आपको। ठीक है, ये दो मास दिए, तो देख लो मास की वैल्यू क्या क्या दी है, ये 1 किलोग्राम दी है, ये 1 किलोग्राम, ये कितना दिया आपको, ये भी 1 किलोग्राम दिया। ठीक है, तो ये मान लो कितने 3 मीटर की मान लो हाइट दी है, ये 4 मीटर की दी है, ये 5 मीटर की दी है। तो पूछा है कि भाई बताओ कि भाई एक्सेलरेशन कितनी होगी, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। अगर एक्सेलरेशन निकल जाए तो टेंशनल फोर्स तो निकल ही जाती है। यहाँ को कंप्लीट करो डायग्राम को, तो सर इधर को टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, इधर को टेंशन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मास किधर को जा रहे, कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से देखो कि भाई अगर आपने ट्रायंगल को अच्छी तरह सीखा हो, मैंने आपको बहुत बार ट्रायंगल समझाई है, 37 डिग्री वाली और 53 डिग्री वाली, तो वो वही ट्रायंगल बन रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो मेरे को पता है सर 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होता है, 53 डिग्री, और इधर वाला एंगल कौन सा होता है, 37 डिग्री। क्या होता है एंगल, ये आपने पीछे समझाया था बहुत बार, याद रखना है। 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 53, 3 के सामने वाला एंगल कौन सा होता है, 37 होता है। तो ये आपकी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो सर एंगल मेरे को पता चल गए, अब आपने फील करना है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, मास तो सर दोनों बराबर है, तो किधर नेट फोर्स लगेगी, किधर लगेगी, हमें कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से यहां से समझना है, इंक्लाइन प्लेन से समझना है। तो आपको पता है कि भाई इंक्लाइन प्लेन जितना इंक्लाइन प्लेन ज्यादा हो उतना जल्दी मास नीचे आता है। ध्यान से दिमाग में सोचो कि भाई मान लो एक प्लेन प्लेन था, मान लो दोनों का मास सेम है, दो ब्लॉक सेम मास के दो प्लेन पर रखे, एक का मतलब एक प्लेन का एंगल बड़ा कर दिया, एक प्लेन का एंगल छोटा कर दिया, तो आपके दिमाग में आएगा कौन सा मास नीचे की तरफ ज्यादा आएगा। सर जिसका एंगल बड़ा होगा वो वाला मास क्या आएगा, जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आएगा, जिसका एंगल छोटा होगा वो इतना जल्दी नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है, तो ये कांसेप्ट यहाँ पे सीखना था। एक्चुअल में ये एंगल बड़ा है, अगर इंक्लाइंड प्लेन बढ़ाओ ऐसे होगा ना, इंक्लाइंड प्लेन ध्यान से सोचो, मान लो ये प्लेन है, इसको इंक्लाइंड प्लेन ऐसे कर दिया, तो जितना इंक्लाइंड प्लेन ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा नीचे की तरफ, उतना जल्दी मास क्या आएगा नीचे की तरफ। तो सर कौन सा मास नीचे की तरफ जल्दी आएगा, ये वाला, ये कहां पर जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियसली बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो सर पता चल गया, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ। अब इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इजीली। अब मेरे को पता है सर एंगल मेरे को गिवन है, अभी आपने करके बताया कि भाई हमेशा इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इसका g sin थीटा। तो g sin थीटा मतलब mg है ना, वेट का mg sin क्या होगा 53 डिग्री होगा, तो इसका इसकी तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin क्या होगा 37 डिग्री। तो सर मेरे को पता है कि जो cos थीटा होता है वो नॉर्मल रिएक्शन को क्या करता है, बैलेंस करता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। मतलब मैंने आप ही बताया ना आपको कि भाई इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg cos 37 डिग्री होगा, वो किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को। इधर ऐसे इधर भी होगा, mg cos कितना होगा 53 डिग्री, वो किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, मोशन किसकी वजह से हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो मोशन इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इस कंपोनेंट की और इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को पता है सर इसको भी सीधा ही करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, F net इज इक्वल टू टोटल मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स कितनी, तो सर किधर को जा रहा है, इधर को ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स क्या होगी, छोटी होगी। तो लिखो mg sin क्या होगा, sin 53 डिग्री होगा, तो माइनस mj मतलब m1 लिख लो ना, मास 1, इसको m1 कह दो, इसको m2 कह दो। तो सर m1j sin 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होएगा m2j sin क्या होएगा 37 डिग्री इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना है सर, इसका और इसका मास 1 और 1 2 हो गया, तो 2 इंटू कितना हो गया एक्सेलरेशन, है ना। मान लो ये
1 किलोग्राम का मास है, ये भी कितने किलोग्राम का मास है, 1 किलोग्राम का मास है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बातें आपको समझ आ रही होगी ना। 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो ये क्या हो गया सर, ये हो गया ना sin 57 डिग्री टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व कर लो तो m1 मतलब मास 1, तो सर 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो इसका मतलब g sin 53 डिग्री। तो 53 वाली ट्रायंगल आपको याद है कौन सी, मान लो अगर जहां पर 53 हो, इधर कौन होता है 4, इधर कौन होता है 3, इधर कौन होता है 5, तो sin 53 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 बटे कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया m2 की वैल्यू भी कितनी है सर 1 किलोग्राम, g तो g है, साइन की वैल्यू बढ़ते हैं sin 37 वाली ट्रायंगल क्या होती है ये 37 हो गया, तो इधर कितना होता है 3 4, इधर कितना होता है 5 होता है। तो सिंपल सी बात है सर 37 कितना होगा sin 3 बाई क्या होगा 5 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होएगा 2 इंटू क्या होएगा a होएगा। तो बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, तो ये क्या बना सर, ये बना आपका 4g बटे 5, ये बना आपका 3g बटे 5, तो माइनस इज इक्वल टू 2a, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 5 आ गया। तो सर ऊपर कितना बचा, इन दोनों को माइनस करेंगे g बचा, तो इसका मतलब 2 इंटू a आ गया, तो a किसके बराबर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, g बटे कितना हो गया 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो 10 बटे 10, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या आ गई एक्सेलरेशन। इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या होगी एक्सेलरेशन। ये बात भी आपको समझ आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे क्या करना होता है, डील करना होता है। आप डायरेक्टली मतलब वो एफबीडी बना के भी कर सकते थे, बहुत डिफिकल्ट होता, मैंने आपको सीधा समझाया। याद रखना है नीचे की तरफ हमेशा mg sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा। थीटा इसका कौन सा था 37 डिग्री, इसका थीटा कौन सा था 53 डिग्री। तो नेट फोर्स मुझे पता चला, मैंने अभी आपको समझाया, जितना इंक्लाइंड प्लेन ज्यादा हो उतना जल्दी ऑब्जेक्ट क्या आता है नीचे आता है। तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते थे, ध्यान से देखो, अगर सॉल्व करते तो यहाँ से फोर्स समझ आ रही है, एक g तो g है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/5, इसको सॉल्व करते तो 1 इंटू j इंटू क्या होगा 3/5। चलो इंक्लाइन प्लेन से नहीं समझना तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर फोर्स कितनी बनी, मान लो 3g बटा कितना बना 5, यहाँ पे फोर्स कितनी बनी 4g बटे 5, मान लो g की वैल्यू करो 4g कितना होता है 10, मान लो 5 तो 2 हो गया, यहाँ पर 8 न्यूटन लग रही है, इसको सॉल्व करो 3 इंटू कितना हो गया 10 बटे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 न्यूटन लग रही है। तो अब आपको फील आया होगा कि जितना इंक्लाइन प्लेन छोटा होता है उतना मान लो उसका जो मास, अगर मास बराबर हो, दो वैल्यू का मास बराबर हो, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा छोटा। देखो इधर 6 न्यूटन लग रही है, इधर को कितनी लग रही है 8 न्यूटन, तो इसका मतलब इसको 8 न्यूटन लग रही है, इसको 6 न्यूटन। अगर दोनों का मास बराबर है, जो बड़े इंक्लाइन प्लेन पे होगा वो हमेशा उसके वो किधर को जाएगा नीचे की तरफ, दूसरा किधर को जाएगा ऊपर की तरफ। ये बात आपको फील हुई होगी, यहां से ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था इंक्लाइन प्लेन वाला। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ये भी बात आपको समझ आ गई होगी कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो टेंशनल फोर्स आप निकाल ही सकते हो, इसकी एफबीडी बना के यहां से टेंशनल फोर्स निकाल सकते हो, वो खुद ट्राई करना कि कैसे इसकी टेंशनल फोर्स निकलेगी। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाला भी हो गया, एक और टाइप का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसा होता है, मान लो ऐसा, मान लो जैसे पुल्ली दे दी जाती है और पूछा जाता है, मान लो टेंशनल फोर्स हो जाती है, तो यहाँ पे एक मान लो इधर को दिया जाता है, मान लो इधर को मास आपको दे दिया m1 दे दिया, तो इधर को मान लो एक रस्सी दे दी, रस्सी के साथ है ना, इधर को आपको क्या दे दी रस्सी दे दी, और रस्सी के ऊपर मान लो ये m1 है, नहीं इसको नीचे बनाओ, मान लो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, मान लो m मास दे दिया, ये एक ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर एक आदमी है, मान लो ये एक आदमी है, मान लो ऐसे, मान लो एक आदमी होगा, मान लो ये है ना, मान लो ये एक आदमी है, मान लो बंदर है ना, ये एक मंकी है या एक आदमी है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपको क्वेश्चन में, वो पूछता है कि भाई बताओ कितनी मिनिमम एक्सेलरेशन से ये वाला मान लो जो मंकी है वो ऊपर की तरफ जाए, ताजो जो ये मान लो ब्लॉक है, जो ब्लॉक ग्राउंड पर पड़ा है, ये ऊपर की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। क्या मान लो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मान लो जनरली मान लो आपकी नीट या जेईई वगैरह में पूछा जाता है कि भाई क्या, मान लो इधर कोई बंदा दे देगा, आदमी या कोई भी मैन या कुछ भी दे देगा, मान लो मंकी लिखा है, आदमी दे देगा, मंकी दे देगा, वो बोलता है कि भाई बताओ ये बंदा, आप समझदार हो कि जब मान लो वो उसको खींचेगा ना, रस्सी को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेटर मोशन करेगा। तो जब रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेंशनल फोर्स, अगर यहाँ पर टेंशनल फोर्स इधर को लगा रहा तो इधर को भी टेंशनल फोर्स इधर को लगाएगा, तो सिंपल सी बात है ये मास ऊपर की तरफ उठना क्या हो जाएगा शुरू। जब ये फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने से ये मास क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो बस ये वाला इस टाइप का
क्वेश्चन भी आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो करते हैं बात। देखो ध्यान से, पहले मान लो ये मंकी ऊपर की तरफ जा रहा, तो सिंपल सी बात है टेंशनल फोर्स किधर को होगी, तो आपका आंसर होगा सर ऊपर की तरफ ही होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये मंकी किधर को फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा। अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका मान लो मास आपको कितना दिया है, इसका मास मान लो, इसका मास भी क्या दिया है, m दिया है। इसको बड़ा m मान लो, इसको बड़ा m मान लो, इसको छोटा m मान लो, इसका मास क्या दिया है m, तो सर मेरे को पता है इसका मास mg क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। mg नीचे की तरफ, mg को बैलेंस भी तो कोई ना कोई करेगा, तो वो कौन करेगा, टेंशनल फोर्स करेगी। तो टेंशनल फोर्स हमेशा इधर को क्या लगेगी, ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, mg को बैलेंस करने के लिए टेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो टेंशनल फोर्स इधर हो गई, तो इधर क्या होगा, इधर को भी टेंशनल फोर्स इधर को लगेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका mg भी कहां एक्ट कर रहा, नीचे की तरफ क्या कर रहा, एक्ट कर रहा। तो सिंपल सी बात है सर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगी, तो सिंपल सी बात है सर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगी। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इस बंदर की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी सेम ही होगी या अलग होगी? सोच के देखो। जैसे मान लो कि भाई एक, मान लो क्या है, जैसे फौजी होते हैं ना, मान लो क्या है, आर्मी पर्सन होते हैं, मान लो यहाँ पर एक उन्होंने बोरा रखा है, यहाँ पर मान लो 8-10 किलोग्राम, 25 नहीं, मान लो 100 किलोग्राम का क्या रखा है, बोरा रखा है। तो यहाँ पर आदमी यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, आदमी यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या पता बोरा कई बार उठता है, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। मान लो अगर ज्यादा भारी होगा तो ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, अगर कम भारी होगा तो फिर नीचे ऊपर की तरफ उठना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये आदमी जो ऊपर की तरफ चढ़ता है इसकी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो गई। मान लो ये 500 किलोग्राम का क्या है, पत्थर है, मान लो 500 किलोग्राम का क्या है, बोरा है, बोरे में मिट्टी डाली है, 500 किलोग्राम उसका वेट है। जब ये आदमी ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, तो आपका आंसर होगा सर एक्सेलरेशन सेम थोड़ा ना होगी। अगर ये 500 किलोग्राम का होगा, ये बंदा जब ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो शायद ये मालूम मूव भी ना करे, ये ऐसे ही रहे। तो अगर ये ऐसे रहेगा तो इसकी तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुई। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला केस होगा इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, ये जरूरी नहीं कि भाई उसकी भी उतनी ही एक्सेलरेशन हो, कई बार उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, मान लो कई बार उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा भी हो सकती है, कई बार उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बराबर भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि भाई एक्सेलरेशन हमेशा इसके बराबर हो। तो सिंपल सी बात है, अब यहां से आपको ये फील आ गया कि ये तो एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन के बारे में हमें नहीं पता कि ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा, ये हमें नहीं पता। ये इसके बराबर भी हो सकती है, ये इससे कम भी हो सकती है, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इसके मास के ऊपर कि इसकी मास की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम अभी नहीं मानते, अभी हमें नहीं पता कि भाई कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, तो अब इसकी एफबीटी बनाते हैं। एक बात मेरे को और बताओ कि जब मेरे को पता है कि भाई नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो मान लो ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगाए कि ये वेट जो है वो ऊपर की तरफ जाना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो आपका आंसर होगा सर मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए। मतलब मेरे को पता है कि अगर नेट फोर्स 0, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जब नेट फोर्स 0 तो बॉडी क्या होती है, या तो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में चलना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो सिंपल सी बात है, यहां से ध्यान से देखो कि अगर जब मान लो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो मान लो जब टेंशनल फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा टेंशनल फोर्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो जब टेंशनल फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो नेट फोर्स 0 तो यूनिफॉर्म मोशन शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये m जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर की तरफ चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो फिर मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए इस मास को ऊपर उठाने के लिए, जब T इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, तो ये इसकी क्या होगी, मिनिमम फोर्स। जब मान लो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगी, नेट फोर्स 0 का मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो मिनिमम फोर्स टेंशनल फोर्स की वैल्यू अगर इसके बराबर होगी तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म मोशन करना क्या कर देगा, स्टार्ट। तो सिंपल सी बात है, इसकी एफबीटी बनाए तो इसकी एफबीटी का मतलब एफ नेट किसके बराबर, मान लो T माइनस mg अगर लिखना चाहो तो मेरे को पता है कि भाई नेट फोर्स 0, मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये 0 हो गई, T माइनस क्या होगा mg, तो T इज इक्वल टू mg के बराबर। या सीधा लिख लो कि भाई मिनिमम मतलब एफ नेट की बात ही ना करो, मिनिमम फोर्स कितने, जब ये मास ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे तो सर मिनिमम फोर्स ये दोनों जब बराबर होंगे, तो जब दोनों बराबर हो नेट फोर्स क्या होगी, 0। तो नेट फोर्स 0 होगी तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ये मास ऊपर की तरफ चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन तो ये मिल गई, T इज इक्वल टू mg, तो T
टी क्या है एक्चुअल में, ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब इससे मान लो क्या है, कम नहीं हो सकता, इससे कम होगा। मान लो इसकी वैल्यू इससे कम हो गई तो ये मास ऊपर की तरफ उठेगा, तो आपका आंसर होगा सर ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। मान लो इतने, इसकी वैल्यू इसके बराबर चाहिए तभी नेट फोर्स जीरो होगी। तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऊपर की तरफ ये चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा यूनिफॉर्म मोशन से। तो सिंपल सी बात है, ये मिनिमम वैल्यू है, टेंशनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगी। तो जब नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो नेट फोर्स किसके बराबर होती है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब उसका मोशन ऊपर की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन। तो मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, हमें मिनिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। मान लो क्वेश्चन में मान लो हमें पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, है ना, फाइंड एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन with which monkey moves upward। ठीक है, मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है तो सिंपल सी बात है सर, मिनिमम एक्सेलरेशन उतनी होनी चाहिए कि जब टेंशनल फोर्स इसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब नेट जीरो हो जाएगा ये ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो टी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, mg के बराबर। अब इसकी एफबीडी लिख लो, इसकी एफबीडी लिखें तो क्या होगी सर, मेरे को पता है कि ये मंकी हो गया, मंकी को ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी लिखे एफबीडी बना के तो क्या होगा, ऊपर की तरफ मोशन है तो टी नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स किसके बराबर हो गई, मान लो किसके बराबर, ऊपर की तरफ टेंशन माइनस क्या होगा सर, mg होगा। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मंकी का मास कितना है सर, स्मॉल m है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितनी है मंकी की, a है, तो t माइनस क्या हो गया mj। तो सर t की वैल्यू है ना, इसका मास सर m नहीं है, बड़ा m माना है आपने ना, यहाँ m माना है, बड़ा m माना है। मान लो यहाँ इसको क्या लिख लो, m1 लिख लो, इसको क्या लिख लो, m1 लिख लो, इस ब्लॉक का मास m1, इसे क्या लिख लो, m2 लिख लो। ठीक है, तो इसको m2 लिख लो, इसको क्या लिख लो, m1 लिख लो। आपको डाउट नहीं होगा, आपके मन में डाउट नहीं होगा, सॉरी ये m2 ही होगा ना। F नेट मतलब मंकी का मास m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मंकी a हो गया, टेंशनल फोर्स t हो गया। तो दूसरा mg किसका, मंकी का, तो मंकी का mg क्या होगा सर, m2 इंटू क्या होगा j, m2 इंटू क्या होगा g हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, m2a इज इक्वल टू टेंशनल फोर्स किसके बराबर है, ये, तो यहाँ पर m1 इंटू क्या हो गया j माइनस m2 क्या हो गया j। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन निकालनी है तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो। एक्सेलरेशन ये तो जाके डिवाइड हुआ, m1g अपॉन कितना हो गया m2 माइनस m2 अपॉन m2 इंटू क्या हो गया j। तो सर ये इससे कटा तो a की वैल्यू क्या आ गई, देखो m2 m1 अपॉन m2 माइनस है ना, g भी आया और साथ में यहाँ पर g आया, तो इसमें कॉमन निकाल लो, m1 अपॉन m2 माइनस क्या हो गया, सॉरी 1 हो गया, g मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू निकली। तो ये एक्सेलरेशन क्या आई, आपका आंसर होगा सर मिनिमम एक्सेलरेशन आई। मिनिमम क्यों आई, क्योंकि ये टेंशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम है ना, ये टेंशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम, सबसे कम वैल्यू है। अगर टेंशनल फोर्स मिनिमम होगी तो सिंपल सी बात है ये डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये डिफरेंस मिनिमम होगा तो मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मिनिमम होगी ना। ये टेंशनल फोर्स अगर मिनिमम है, ये बात आपको फील आ रही होगी। अगर ये वैल्यू कम से कम है तो ये कम से कम है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। अगर डिफरेंस छोटा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी, सबसे छोटे सबसे मिनिमम होगी। तो जब ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आई ये कम से कम इतनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए मंकी के। अगर आपको पूछा जाता कि भाई मान लो कम से कम इतनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर होता सर ऐसे लिख सकते थे इसको, m2 माइनस 1 इंटू j। इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर इसके बराबर हो गई तो वो मिनिमम एक्सेलरेशन हो गई, इससे ज्यादा होगी तब भी ये पत्थर क्या होएगा, जब मान लो एक्सेलरेशन बराबर है तब ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, है ना, a इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन दिस आएगा तो इसका मतलब इसका मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन, क्योंकि हमने टेंशन को क्या मान लिया, फिर इससे क्या मान लिया, ज्यादा मान लिया। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ये बात आपको फील भी आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, खत्म करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये उसकी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। तो ये भी केस आपको कई बार आता है, मान लो नीट या जेईई वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।